सबसे पहले ये 2-3 टूल्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। हाँ, ये कैसे लेने हैं आपने? अडोब पीडीएफ रीडर सब जानते हैं। अगर मैंने जो टर्म बोली है पीडीएफ रीडर, सबको अंडरस्टैंड है कि इसका मतलब क्या है? आपको है, आप ऑफिस में जॉब करते हो इसलिए है। और बाकी के लोग बताओ मुझे, पीडीएफ रीडर से कोई अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है? पीडीएफ रीडर का मतलब ये है कि जो पीडीएफ टाइप की फाइल्स को रीड कर लेता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़ाइल बनाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, किसी को भेज दी, तो कब खुलेगी? जब उसके पास वर्ड होगा। फिर मैंने एक फ़ाइल बनाई एडोब फोटोशॉप में, कब खुलेगी? जब उसके पास फोटोशॉप होगा। यानी हर एप्लीकेशन में बनी हुई फाइल को खोलने के लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत है, उस एप्लीकेशन की ज़रूरत है। लेकिन पीडीएफ का ये फ़ायदा है कि भाई आप किसी भी एप्लीकेशन पे बनी हुई फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो तो वो एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हर फाइल को ही खोल देगा। तो इसलिए ये हमारे पास पीडीएफ रीडर होना चाहिए। हमने जब फाइल किसी को भेजनी होती है, किसी से कम्युनिकेट करना होता है, तो हम इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है बेटा, आपने कॉल बाइट सुननी है, कॉल बाइट सुननी है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1, सबसे पहले तो हमें चाहिए जी, एक ही एप्लीकेशन है जो आप क्या करना है इसको बेटा, जरा उसको हिला दो। साइड पे करना है, इस साइड पे करना है, इस तरफ। जी, एक हो गया हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस, ये फ्री है। ये आपने इंटरनेट पर जाना है, डाउनलोड करना है। यानी इंटरनेट पे आपने इसको कैसे लेना है भाई, यहाँ पर आकर आपने लिखते हैं, ये देख लें, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, बस सिंपल। ये काम आपने आज कर लेना है। आ जाए, लिख दिया हमने डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ये सामने ही आ गया हमारे। यानी सबसे पहले आपको ये एडिटर चाहिए। हम जो आगे करने जा रहे हैं उसके लिए एडिटर चाहिए, ये फ्री है। तो आपने इस पर क्लिक किया, ये सबसे ऊपर आ गया लेटेस्ट वर्जन भी इसका। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लो। ये डाउनलोड का बटन आ रहा है, ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के बाद जहाँ भी इंस्टॉल होगा भी वहाँ से क्लिक करके इसको प्ले करना, तो पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ ये हमें चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या चाहिए हमें? एक हमें चाहिए पीडीएफ रीडर। अब जिसके पास जोन सा पीडीएफ रीडर, अगर किसी के पास अडोब का पीडीएफ रीडर है फाइन, कोई सा भी पीडीएफ रीडर हो। जी बिल्कुल, ये भी बताने लगा ये कौन से वाला फ्री है। पीडीएफ अडोब का फ्री नहीं होता। नोटपैड प्लस प्लस एक एप्लीकेशन है, जैसे नोटपैड होता है ना विंडो में, एडिटर होता है, टाइपिंग करने के लिए होता है। इसी तरह हमने यूज़ करना है नोटपैड प्लस प्लस। सो इंटरनेट पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लो, ये फ्री टूल है। डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। HTML वो अभी देखेंगे करेगा क्या, अभी हम कह रहे हैं कि इसको इंस्टॉल कर लो, इसके बाद हम देखते हैं कि इससे करना क्या है। हमने ये नहीं भी मैंने बताया इससे क्या करना है हमने। जी, एक और हमारे पास ये ऊपर देखें लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? फॉक्सिट पीडीएफ रीडर, ये फ्री है। ये भी इसी तरीके से आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये भी फ्री है, यानी कि पहले वाला भी फ्री इंस्टॉल हो गया, दूसरे वाला भी फ्री इंस्टॉल हो गया। मैं अक्सर पीडीएफ की फाइल खोलता हूँ ना आपके सामने, नोट्स खोलता हूँ, इसी में खोलता हूँ। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए एक जिपर एप्लीकेशन। जिप करने का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, हम उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं ट्रैवल करवाने के लिए। उसमें क्या होता है, एक तो फाइल एक बन जाती है बहुत सारे डाटा की, दूसरा ये होता है कि उसका साइज़ भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसी जिप सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। ये भी अगर हम देखेंगे, इसमें WinRAR भी है, WinZip भी है, बहुत सारे हैं जो पेड हैं। सो इसमें जो फ्री में आपको मिल जाएगा वो है 7zip, और ये सपोर्ट करता है WinZip को।
ठीक है, यानी जो विनजिप पेड है उसको भी ये सपोर्ट करता है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि डाटा कंप्रेस करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। जब खासतौर पर हम वेबसाइट्स पे बात कर रहे होंगे तो हमें वेबसाइट को बहुत सारी फाइलें होंगी ना आपकी वेबसाइट की, तो हमें उसे ट्रैवल करवाना पड़ेगा, होस्टिंग पे लेकर जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है हमें कभी कंप्रेस करना पड़ेगा, कभी अनकंप्रेस करना पड़ेगा। सो ये वाला टूल अच्छा है। जो होस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम पिछली क्लास में होस्टिंग की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जाकर अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, तो वो जब हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हमें डाटा को कंप्रेस करके लेके जाना पड़ेगा। तो वो होस्टिंग के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, होस्टिंग वाले एप्लीकेशंस, वो सपोर्ट करते हैं जिप को। यानी अगर मैं विन रार करूंगा वो जिप नहीं होगी, होगी वो भी कंप्रेशन, मगर वो जिपर नहीं है। तो जिपर कौन सा है? 7 जिप भी एक जिपर है और एक विन जिप भी एक जिपर है। विन जिप एक्सपेंसिव है, परचेज करना पड़ता है, तो ये फ्री ऑनलाइन मिल जाता है हमें, तो आपने इसको यूज़ कर लेना। अच्छा, अब ज़रा इनको भी देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। भाई वो तो पता लग गया ना, ये फॉक्सिट PDF रीडर लिखोगे आएगा, डाउनलोड करना, इंस्टॉल कर लेना। इसी तरह 7 जिप रीडर लिखोगे तो वो आ जाएगा। ये लें जी, मैंने लिखा 7 जिप, नीचे लिखा आ गया डाउनलोड। तो मुश्किल काम तो नहीं है, ये काम आप लोगों ने लेक्चर की प्रैक्टिस से पहले करना है। ये चीज़ें आपके पास, ये 3 टूल्स आपके पास होने चाहिए, PDF के लिए, एडिटिंग के लिए और कंप्रेस करने के लिए। ये तीनों चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद हों। अब हम बात आगे करते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, जैसे जैसे मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ 2023, इसे खोल कर देखें ज़रा, बहुत सारी फाइलें हैं इसमें। मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको जिप करने लगा हूँ, मैं इसे कंप्रेस करने लगा हूँ। सो मैंने क्या किया भाई, इस पर राइट क्लिक किया, मैंने क्या कहा, मैं इसे कंप्रेस करना चाहता हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पर 7 जिप आ गया, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है ना। इसी तरह जब आप भी इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास भी आ जाएगा। अब कैसे कंप्रेस करेंगे, मैंने इसके 7 जिप पर आया आफ्टर इंस्टॉलेशन, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड टू 2023 जिप। क्या कह रहा है कि भाई इस फोल्डर को मैं जिप करने लगूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। देखें जरा, हो गया, ये देखें बन गया जिपर। इसके बाद जब आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा तो अब हम क्या करेंगे, जिस फोल्डर में आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना हो ना, आप इसको पहले कॉपी करके वहां ले जाएं। भैया मैंने कॉपी किया, ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं काम करने आते होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी रुक जाएगी वहीं पर कि भाई ये क्या आगे, क्या कैसे जाना है। ये काम आइए, देखिए ये SEO भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं है, ये कंप्यूटर यूजिंग है। भाई कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता तो कैसे काम करोगे, पहले तो कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए ना। ऐसे नहीं है कि किसी और बंदे से कहें कि ये काम करके दो, मुझे खुद आना चाहिए आपको ये सारे काम। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि भाई यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, ये न्यू फोल्डर पे गया, ठीक है, बेशक मैंने उसका नाम भी वही रख लिया जो उसका था, क्या था, 2023। इसे खोला और फिर राइट क्लिक किया तो पेस्ट कर लिया। अब इसका जरा जूम बड़ा करके देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जिप पर है, जिप सी बनी हुई है ना ऊपर, तो ये जिप फॉर्मेट में, अभी एक्सट्रैक्टेड नहीं है, अभी तक ये यूजेबल नहीं है, ट्रैवल मोड में है अभी सिर्फ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, फिर 7 जिप पे आए और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट। चलो उसी तरह आ गया जैसे वहां पर था। अब आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये आपको आना चाहिए। 3 चीजें बताई मैंने कि Notepad++ इंस्टॉल कर लो, नंबर 1। नंबर 2, PDF इंस्टॉल कर लो, फ्री वाला वो भी। तीसरे पे मैंने बताया 7 जिप इंस्टॉल कर लो। ये 3 एप्लीकेशन हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम काम के दौरान, तो ये पहले से ही आपके पास मौजूद होने चाहिए। प्रैक्टिस करने से पहले ये काम करना है घर जाके, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। यहाँ आकर मैंने कीवर्ड लिखा, जरा देखते हैं आपने मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। ये एक वेबसाइट आ गई जी, मैंने इस पर क्लिक किया,
में इस तरह लोगों की वेबसाइट्स हमारे पास आएंगी कि भाई ये वाली वेबसाइट है, बनी बनाई हुई है, पहले की बनी हुई है, 1 महीना हो गया बने हुए, 2 साल हो गए बने हुए, मगर जब हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वेबसाइट आती है, लेकिन सर्चिंग में नहीं आती है। यानी लोग जब इसे ढूंढने, जैसे अभी मैंने ढूंढा ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिख के, तो आ गई ना उस पर, लेकिन वो कहेगा कि भाई URL लिखने से आ जाती है, मगर हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कोई सर्च करता है तो उस पर ये वेबसाइट रैंक नहीं करती। इट इज़ SEO। यही SEO है जो हमने करनी है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने वेबसाइट नहीं बनानी, बल्कि हमने वेबसाइट में चेंजेस करनी है, वो जो गूगल कह रहा है कि भाई अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए ये चेंजेस करो। मतलब हमें अगर वेबसाइट में तब्दीली करनी नहीं आती, अगर हमें वेबसाइट में चेंजेस करनी नहीं आती, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो SEO नहीं कर पाएंगे। इसलिए SEO के मॉड्यूल में जो हम पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं वो ये देखते हैं कि हमने जो चेंजेस करनी है वो कैसे करनी है। ठीक है, अब सबको पता लग रहा है भाई ये एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड क्या होता है? जो आपको नजर आ रहा है। बैक एंड क्या होता है? जो आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन वो काम कर रहा है। अच्छा, मैंने इस वेबसाइट को खोला और यहां पर मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट करने लगूं, Ctrl+U। देखें जरा क्या हुआ। क्या हुआ? कोडिंग आ गई है हमारे पास। ये इसका बैक एंड है। यहां पर कैसे आए हम? Ctrl+U का शॉर्टकट इस्तेमाल करके। चले मैं इसे बंद कर देता हूं। अब मैं नहीं यू बेटा। अच्छा, उसके बाद मैंने इस पर राइट क्लिक किया। अब मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा, बल्कि मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्यू पेज सोर्स। सो आप इस पर क्लिक कर दें, वापस नहीं आ गए। चाहे तो Ctrl+U कर दें, चाहे तो आप इस क्लास को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये भी हमारा आज पहला लेक्चर हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इससे पहले हमने इंट्रो लिया हुआ है। अब आप ये देखें, ये कोडिंग उसने की हुई है जिसने वेबसाइट बनाई हुई है, जो वेब डेवलपर है। जब हम सीखने की बात करेंगे तो वेब डेवलपमेंट एक अलहदा मॉड्यूल है, एक अलहदा टॉपिक है, हमारा टॉपिक नहीं है। ये ज़हन में रखें, मेरे पास 5 मॉड्यूल है ना इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में, इसमें कहीं पर भी वेब डेवलपमेंट नहीं है। सो वेब डेवलपमेंट हमारा मॉड्यूल ही नहीं है। वेब डेवलपमेंट एक अलहदा फील्ड है। जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो SEO नहीं करते हैं, वो मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ वेबसाइट ही बनाते हैं। वो प्रोग्रामिंग की फील्ड है। ठीक है, जो हम कल बात कर रहे थे ना कि वेबसाइट्स बनी होती हैं, PHP में सबसे अच्छी वेबसाइट होती है, तो वो हमारी फील्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले तो ये क्लियर कर लो कि हम वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे। इसमें हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वेबसाइट, जैसे मेरे पास ये वेबसाइट आ गई है, इस बंदे ने मुझे अपनी वेबसाइट का एक्सेस दिया, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करना है मुझे ताकि ये रैंक हो जाए, तो मुझे वो चेंजेस करनी आनी चाहिए। तो हम इतना सीखेंगे कि SEO के लिए जो चेंजेस करना जरूरी है वो हम सीख लें। हमने वेबसाइट का इंटरफेस चेंज नहीं करना। अगर कोई बंदा ये समझे कि वेबसाइट का डिजाइन अच्छा नहीं है तो इसलिए वो रैंक नहीं करी, तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप सब इस क्लास में बैठे हो, 3 मंथ्स के कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, SEO की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है। 3 महीने के बाद आपका कोर्स कंप्लीट होगा और फिर एग्जाम होगा, और आप में से कोई एक स्टूडेंट टॉप कर जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ऊपर से टॉप करेगा, नीचे से टॉप करेगा, भाई ऐसे ही है ना। बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पोजीशन पर, तो यही SEO है। अब आपने जो टॉप किया, तो आपने SEO क्या की? ट्रेनर के मुताबिक की ना। आपने वो सब कुछ किया जो ट्रेनर चाहता था। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट में वो सब कुछ करेंगे जो गूगल चाहता है। गूगल कहता है कि भाई मेरी गुड बुक्स में आना है, तो ये फैक्टर्स हैं, ये कर लो अपनी वेबसाइट पर। अगर ये चीज़ें अपनी वेबसाइट पर अडॉप्ट कर लोगे तो मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कर दूंगा। नहीं करोगे तो मैं उसे करूंगा जो करेगा। सिंपल, इट इज़ SEO। यानी हमने गूगल के फैक्टर्स को फॉलो करना है, गूगल के प्रोवाइडेड फैक्टर्स को फॉलो करना है। अब गूगल के फैक्टर्स ऐसे तो नहीं है, कोई किताब नहीं है हमारे पास कि भाई लिखा हो कि भाई ये 500 फैक्टर्स हैं, ये 100 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 10 फैक्टर्स हैं। बल्कि टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहता है और इनमें चेंजेस भी होती रहती है। ये कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। किसी एक फैक्टर को वो बाद में इग्नोर करना भी शुरू कर देता है और दूसरे फैक्टर को इंप्लीमेंट कर लेता है, नए को। तो इसको हम देखते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो ज़्यादा अच्छे फैक्टर्स अप्लाई करेगा उसकी वेबसाइट
रैंक हो जाएगी, दूसरे की फिर उससे नीचे आना शुरू हो जाएगी। और जो नहीं करेगा वो होगी तो सही वेबसाइट, मगर लिस्ट में नहीं होगी, इंडेक्स होगी नहीं। अच्छा, अब इस कोड को अगर हम देखें तो हम डर जाते हैं, है ना, खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये तो। कितनी लाइनें? 1100। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे शायद हमने ये सारी 1100 लाइनें समझनी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ, हमने सिर्फ यहाँ से वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है जो एसईओ की हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करने हैं। वो एक ही होंगी, मतलब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो वो वही है, मैं एसईओ कर रहा हूँ, मैं भी उन्हीं को कर रहा हूँ अडॉप्ट, तो वो एक ही चीज़ें हैं। हो सकता है कुछ 7-8 टैग्स हों, ये टैग है ना, ये टैग है, ये लेस देन लगा हुआ है, वो हैशटैग नहीं है, ये वो जो फेसबुक पे लगा होता है, इंस्टा पे लगा होता है, यूट्यूब पे लगा होता है, ये हैशटैग नहीं है, ये प्रोग्रामिंग टैग है। सो हमारे पास कुछ आप समझ लो कि 6 से 7 टैग्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है, समझना है, और उन टैग्स पे गूगल फ्रेंडली काम करना है। तो ये है एसईओ। इसका मतलब क्या हुआ, हमें उन टैग्स को समझने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है, और इस वक्त हम किस इंटरफेस में, ये भी आपको पता लग गया होगा कि हम कोडिंग के इंटरफेस में, सबको पता लग रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूँ, यहाँ मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। अभी मैंने कंट्रोल यू किया ना, तो कोड मेरे सामने आ गया, मैं देख भी रहा हूँ इसको, मगर मैं इसमें लिख नहीं सकता। ये देखें, लिखा तो नहीं जा रहा, मैं कीवर्ड से टाइपिंग कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको व्यू सोर्स लिखा हुआ था ना, एडिट सोर्स तो नहीं था लिखा हुआ। मैंने व्यू सोर्स लिखा था, एडिट सोर्स नहीं लिखा था। तो इसका मतलब है कि हम इस सोर्स को सिर्फ देख रहे हैं, हम इस सोर्स में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, हम इस सोर्स को सिर्फ और सिर्फ देखने लगे हुए हैं। चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फाइल की भी ज़रूरत होगी। इस तरह तो कोई किसी की फाइलों को नहीं ना चेंज कर सकता ऑनलाइन, फिर तो किसी की चीज़ सिक्योर भी ना हो। तो ये जो भी वेबसाइट होगी, मेरे पास अगर उसका सोर्स कोड होगा तो ही मैं उस पर काम करूँगा। समझ में आ गई बात? ये हमने क्या किया, सिर्फ देखने के लिए किया कि भाई एक वेबसाइट जो लाइव है उसका सोर्स कोड देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो PHP का कोड होता है वो तो नज़र, आपको कहीं पर PHP लिखा हुआ ही नहीं नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, इसलिए कि जो PHP वाला कोड होता है वो तो नज़र ही नहीं आता, सिक्योर होता है वो सिर्फ उस वक्त नज़र आएगा जब आपके पास उसका एक्सेस होगा। विदाउट एक्सेस वो नज़र नहीं आएगी। ये एक्सेस तो नहीं है ना भाई, ये तो मैंने किसी भी वेबसाइट को खोला, कंट्रोल यू किया तो यहाँ पे आ गए। ये HTML कोड मैं देख रहा हूँ, और हमने जो SEO समझनी है वो हमने HTML कोड से समझनी है। हमारे पास वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके बैक के ऊपर, बैक एंड पर यही हो रहा है जो हम देख रहे हैं, उसके बैक एंड पर कोडिंग ही है। चाहे वो कोडिंग का इंटरफेस है, चाहे वो CMS का इंटरफेस है, उसके बैक एंड पर कोडिंग है। ये तो अभी हमने सिर्फ देखा, सबको पता लग गया कि देखा कैसे हमने। हाँ, अब हम जरा देखते हैं कि ये जो फाइल है भाई, इसको समझना पड़ेगा ना पहले, क्या ख्याल है? पहले इस फाइल को समझ लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एंड तक समझ रहे हैं इसको, हमने इसको एंड तक नहीं समझना, लेकिन हमने इसको समझना है कि ये फाइल क्या बनी हुई है भाई, ये कैसे स्टार्ट हो रही है, ये जो लाइन टैग लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये फाइल बनती कैसे है, ये सेव कैसे होती है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें सबसे पहले। अब वापस आ जाते हैं जी नोटपैड में, और हम क्या समझने जा रहे हैं, एक्चुअली हम समझने जा रहे हैं, इसको बंद कर दें बेशक टैग को, कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम क्या समझने लगे हैं, HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या है। भाई HTML फाइल खोलनी है ना बार बार, तो स्ट्रक्चर समझ में आया होगा तो तभी खोल पाएंगे। फाइल सेव कैसे होती है ये भी पता होना चाहिए हमें, फाइल चेंज कैसे होती है ये भी पता होना चाहिए। ये सीखने लगे अभी हम सबसे पहले हमारे में। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने एक लेस देन लगाया और एक ग्रेटर देन लगाया। HTML के अंदर इसे हम बोलते हैं टैग, और यहां पर मैंने लिख दिया HTML, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टैग बन गया, HTML का टैग बन गया। फिर मैंने यहां पर आया और यहां लिखा /HTML। भाई ऊपर भी HTML लगाया, नीचे भी HTML लगाया। हम कह रहे हैं ये है स्टार्टिंग टैग और ये है एंडिंग टैग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंड का निशान कैसे लगाया, स्लैश के साथ,
यानी जहां स्लैश लगा होगा आपने यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में जहां पर भी ये वाला स्लैश आपको मिलेगा आप क्या समझोगे, एंड, ये एंड हो गया। तो इससे हमें समझ में क्या आई कि भाई यहां से हमारी फाइल शुरू हो रही है, ये समझ में आई ना, और यहां पर हमारी फाइल खत्म हो रही है। अब जरा एक लम्हे के लिए इधर आते हैं, इधर क्या सीन है ये भी देखें जी। कहां से स्टार्ट हो रही है, देखिए फाइल यहीं से शुरू हो रही है जो मैंने वहां पे बताया आपको, HTML से। और अगर मैं इसके बिल्कुल बॉटम पे जाकर देखूं तो एंड कहां पे हो रही है, वही लिखा है ना /HTML। तो ये अब हमें मेन स्ट्रक्चर पता लग गया कि फाइल का मेन स्ट्रक्चर क्या है, कि स्टार्ट क्या है HTML, एंड क्या है /HTML। अब आए वापस उसी फाइल में, फिर हम यहाँ आए, अब हम ये कह रहे हैं इसका बाकी का स्ट्रक्चर क्या है। फिर मैंने कहा कि इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हेड। इसका मतलब क्या हुआ, हेड से मुताल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी इधर आ जाएगी, और फिर क्या होगा, जहां पर उसकी इंफॉर्मेशन खत्म होगी तो एंड हेड कर देंगे। अब क्या हुआ भाई, जो हेडर इंफॉर्मेशन है वो सारी यहां आ रही है। अब इधर देखें जरा आकर कि यहां पर भी हेड है कि नहीं है, हेड, ये देखें हेड है ना, कंट्रोल F, ये मैंने एक और शॉर्टकट किया। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ये किस मोड पे मैंने शॉर्टकट किया, सोर्स मोड में, कंट्रोल F फाइंड का शॉर्टकट होता है, ठीक है। और यहां आकर मैंने लिखा स्लैश, मिल गया मुझे किस लाइन पर है, दिखा दिया उसने। मैंने कहा था ना ये इन्वायरमेंट एडिटेबल इन्वायरमेंट है कि नहीं है, क्या ये इन्वायरमेंट एडिटेबल है, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, नहीं है। यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ना हो कोई बंदा यहाँ टाइपिंग करने की कोशिश करे और फिर समझे कि यहाँ पे टाइप मुझसे शायद नहीं हो रहा। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम करने के मोड में नहीं आए हुए, करेंगे हम उस जगह पर जहाँ मैं फाइल बना रहा हूँ। तो यहाँ एंड हो गया, जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये वेबसाइट का कोड है और ये हमारा कोड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आगे जी हमारी बॉडी, ये क्या हो गया, एंड बॉडी। बेसिकली ये सारी वेबसाइट है आपकी, जो वेबसाइट लोग देखते हैं वो इस हिस्से में होगी सारी, बॉडी। और मतलब मैं लिखता हूँ geo.tv तो उसकी न्यूज़ पढ़नी शुरू कर देता हूँ लिखी हुई, हाँ, तो वो किस हिस्से में है, जो मैं वेबसाइट को विजिट करूँ। आप पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट पर आते हैं तो उसका सारा कंटेंट देखते हैं, तो वो किस हिस्से में है, वो बॉडी में होता है। यानी कि वेबसाइट का जो विजिबल कंटेंट है वो कहाँ पर है, बॉडी में। अब आप एक चीज़ और नोट करें, ये पूरा स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने। एक चीज़ और नोट करें कि इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, किसी से मिलता जुलता है कि नहीं मिलता जुलता, हमारे से नहीं मिलता, मिलता है हमारे से। हमारा स्ट्रक्चर भी तो यही है भाई, यही है ना। शीशे के सामने खड़े होंगे, सर नजर आएगा, बॉडी नजर आएगी भाई, नीचे टांगे नजर आएंगी, यही है ना। तो ह्यूमन स्ट्रक्चर है ना बिल्कुल इस तरह का। सो ये जो HTML का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रक्चर की तरह का है, कि सबसे ऊपर क्या है, हेड, हेड के बाद क्या है, बॉडी, बॉडी के नीचे है फुटर, जो लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, बॉडी के नीचे फुटर ही है, बताने की, मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि जहां पर आपकी बॉडी खत्म होगी वहां पर फुटर आएगा। अक्सर आप वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट विजिट करते करते नीचे जब जाते हो एक ब्लैक या डार्क शेड में कोई चीज़ बनी होती है, उस पर लिंक्स लगे होते हैं, दैट इज फुटर। वो वाला पार्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं क्या है, फुटर। के कोई बंदा हमारी वेबसाइट विजिट कर रहा हो तो जैसे ही वो नीचे आए तो उसको वो सब चीज़ें नजर आ जाए जो वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद थी। सो ये है एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर। अभी तक फाइल सेव नहीं की हमने, हमने सिर्फ ये देखा कि एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप किसी भी वेबसाइट को खोलोगे इसी स्ट्रक्चर पे बनी होगी, उसका सोर्स कोड देखोगे तो, ठीक। यानी अब हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम आगे जरा ये देखते हैं कि भाई ये फाइल बनाते कैसे हैं। हालांकि जब हम SEO करेंगे तो हमने कभी भी ये फाइल नहीं बनानी है, हाँ। मतलब कोई बंदा मेरे पास आता है, मुझे कहता है जनाब ये मेरी abc.com वेबसाइट है, रैंक कर दो, तो मैं उसकी फाइलें तो नहीं बनाऊंगा ना। वो तो कह रहा है मेरी वेबसाइट है, इसका मतलब क्या है, उसकी तो फाइलें सारी बनी हुई हैं। हम क्यों सीख रहे हैं कि हमें जरा साइंस समझ में आ जाए ना कि चीज़ें चल कैसे रही हैं, इसलिए हम फाइल बनाना सीख रहे हैं। लेकिन जब आप SEO करोगे तो आपने किसी की फाइल क्रिएट नहीं करनी है, फाइलें ऑलरेडी बनी होंगी, आ जाएंगी आपके पास। ये आ जाएगी home.html,
aboutus.html, courses.html, services.html या services.php फाइलें बनी हुई होंगी, हम उन्हीं में ही सब कुछ कर रहे होंगे जो कुछ भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। अब अगला मसला क्या है, अभी तक मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया। आप देख रहे हैं ना, मैंने अभी सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया, मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं किया अभी। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये वाली फाइल सेव कैसे होती है, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं। वो कौन सा, मैं साथ साथ आपको वेबसाइट भी दिखा रहा हूं जी। कौन सा, ये एक वेबसाइट है जी, सबको पता लग रहा होगा कि ये जहां मैं माउस ड्रैग कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है जहां मैं ड्रैग कर रहा हूं? बॉडी। ये कौन सा हिस्सा है? आप लिख रहे हैं मोबाइल पे, मैं जो बोल रहा हूं आप लिख रहे हो, और आप उसे देख रहे हो। तो ये क्या है हमारे पास? बॉडी है ये देखिए एंड तक। आप माउस मैं बिल्कुल ऊपर ले आया हूं, जिसे हम बोलते हैं क्रोम के टैब्स। ये क्रोम के टैब्स है ना, तो टैब के ऊपर जैसे ही मैंने माउस रखा है तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ऐसे ही है। जरा एक लम्हे के लिए इधर आए और यहां आकर जो है ना जरा एक सर्च करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पर देखना है, जरा अटेंटिव होकर मैं क्या दिखाने लगा हूं आपको। मैंने एक कीवर्ड लिखा है, सबको पता लग रहा है, वेबसाइट का नाम नहीं लिखा, कीवर्ड लिखा है। मैं .com नहीं लगाया, .org नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, एंटर किया। अब ये ऑनलाइन है सब कुछ, जरा देखिए नीचे क्या हुआ। वही वेबसाइट आई है जो मैं आपको खोल के दी हुई है, वही आई है ना। इसका मतलब क्या हुआ? रैंक हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इसका टेक्स्ट कौन सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है? जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टेक्स्ट है वो कौन सा नजर आ रहा है? जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट टेक्स्ट है वो कौन सा है इसमें? जी नहीं, कौन सा है? बोले ना, बोल के बताना है, बोल के बता दें भाई। यहाँ जो लिखा हुआ है सबसे प्रोमिनेंट वो क्या है? ये इसका प्रोमिनेंट टेक्स्ट सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है, यही है ना, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट यही हुआ है। अब जरा वेबसाइट पे देखें, यहां पर क्या है? माउस रखें, जी यहां पर क्या है? वही टेक्स्ट है कि नहीं है? कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया आपको? यानी ये इतना मतलब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एसईओ का कि जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो बेसिकली जो पहला रैंक हो रहा है, जो विजिबिलिटी के लिए जो रैंकिंग हो रही है, वो यही वाला पार्ट नजर आ रहा है हमें वहां पर। तो ये वाला पार्ट अगर हम रैंक करवाएंगे तो ही नजर आएगा ना। ये वाला जो पार्ट है, ये HTML का कौन सा पार्ट है? ये है टाइटल, ये टाइटल का टैग है। यानी सबसे पहले हम इस टैग को समझने लगे हैं। पहले जितने भी टैग्स पढ़े हैं वो स्ट्रक्चरल टैग्स थे, वो तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कर लिए। अब उसके अंदर जो पहली चीज हमें नजर आ रही है वो कौन सी है, और आपको ये इसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए कि आप जब किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो ये वाला टैक्स जो टाइटल में लिखते हो, गूगल इसी को दिखाता है रैंक में। तो ये कहां लिखा जाता है? हेड के अंदर। और ये टैग कौन सा है? हमने सिर्फ वो टैग देख रहे हैं जो एसईओ से रिलेट कर रहे हैं, मैंने यही कहा था ना आपको, इसलिए हमने इसको देखा कि भैया तो एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसकी हमें समझ आनी चाहिए। टाइटल टैग हम कितना बड़ा बना सकते हैं? टाइटल टैग में हमारा मैसेज एज पर एसईओ स्टैंडर्ड्स ज्यादा से ज्यादा 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। यानी हम इसकी लेंथ कितनी रख सकते हैं? 60 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स। चलो जी, अब हम यहां पर लिख लेते हैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। एक्चुअली यहां पर क्या आएगा? एक्चुअली यहां पर आएगा आपका कीवर्ड 60 कैरेक्टर्स में, लेकिन जब हम एडिटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तो एसईओ का जो पहला टॉपिक हमारा होगा एसईओ करने के लिए, वो कीवर्ड्स ही होंगे कि भाई ये कीवर्ड डिफाइन कैसे करने हैं। भाई एक बंदा फर्नीचर सेल करता है, एक बंदा एजुकेशन सेल कर रहा है, एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक सेल कर रहा है, एक बंदे का जूस कॉर्नर है, एक बंदा फूड में है, एक बंदे का रेस्टोरेंट है। सबके वर्ड्स एक जैसे तो नहीं होंगे ना, सबके कीवर्ड डिफरेंट होंगे। तो हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी पहले प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, फिर हम उसके कीवर्ड डिफाइन करेंगे कि भाई इसकी वेबसाइट के लिए ये कीवर्ड्स होने चाहिए। फिर उसका जो मेन कीवर्ड होगा उसको हम कहाँ लेकर आएंगे? कहाँ लेकर आएंगे? टाइटल में लेकर आएंगे, ताकि रैंक हो। ठीक है, तो अभी हम कीवर्ड रिसर्च वाला पार्ट नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टाइटल में लिखते कैसे हैं, कैसे लिखते हैं टाइटल और
एंड टाइटल के अंदर, और मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है 60 कैरेक्टर्स। ठीक हो गया। चलें जी, ये हमारा एक छोटा सा आज का टास्क है जो भी हमने कर लिया। अब स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, एक पहली फाइल भी बना ली। अब क्या है, इसको सेव करना है। अभी पहले मैं इसको सेव करूंगा सिंपल नोटपैड में, फिर मैं इसको जाकर सेव कराऊंगा आपको नोटपैड प्लस प्लस में, ताकि आपको दोनों यूज करने आए। इन फ्यूचर हम यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये सब मैंने इसलिए बताया कि आपको नोटपैड भी यूज करना आए, लेकिन हमने एक्चुअली नोटपैड प्लस प्लस करना है। तो अब हम यहां पर आए फाइल में, फिर कहाँ आए जी, सेव में या सेव एज में। अब कहां पर सेव करना है, चलिए HTML क्लास मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है, आपने भी खुद से ही कोई कस्टमाइज फोल्डर बना लेना जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस की फाइलों को रखो। अब ये क्या कह रहा है, कहता है भाई फाइल नेम static.txt आ रहा है ना भाई, एप्लीकेशन कौन सा है, नोटपैड। नोटपैड होता क्या एक्चुअली, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर है ना एक्चुअली। तो क्या हमारा काम टेक्स्ट एडिटिंग है? आप लोग लग रहा है कि हमारा काम टेक्स्ट एडिटिंग है? नो, हम तो टेक्स्ट एडिटिंग नहीं कर रहे। हम इस वक्त नोटपैड को यूज करने जा रहे हैं एज ए HTML एडिटर। ऐसे ही है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, इधर आए और यहां से ऑल फाइल्स कर दें। चलो जी, वो खत्म कर दी बात, मैंने जो ऊपर आ रही थी। पहले वो टेक्स्ट के तौर पर सेव कर रहा था ना, पहले वो टेक्स्ट के तौर पर सेव कर रहा था। अब उसने कहा हाँ भाई हर तरह की फाइल सेव कर लूंगा, यही क्या है। अब आप ऊपर आए और यहां आकर फाइल का नाम लिखें। चलिए मैं लिख लेता हूं फर्स्ट फाइल। चलो जी, मैंने इसका नाम रख लिया जी फर्स्ट फाइल, ये नाम है। लेकिन ये वाली जो फाइल है इसकी टाइप क्या है, HTML। तो इसकी फाइल एक्सटेंशन भी होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, HTML। फाइल एक्सटेंशन का पता है क्या होता है सबको, कि नहीं पता? व्हाट इज मेंट बाय फाइल एक्सटेंशन। हर फाइल को उसकी एक्सटेंशन से हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें जो फाइलें बनाते हो उसकी एक्सटेंशन होती है docx। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें फाइल्स बनाते हो, उसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली हो जाती है XLSX। इसी तरह जो HTML फाइल्स होती हैं, इनकी एक्सटेंशन क्या होती है, HTML। ठीक है। तो अब हमें इसकी एक्सटेंशन ये रखनी पड़ेगी, नोटपैड में रखनी पड़ेगी। नोटपैड सिंपल एडिटर था ना, तो नोटपैड में मुझे एक्सटेंशन स्पेसिफाई करने की जरूरत है। चलो लिख दिया हमने, सेव कर दें इसको। चलो ये काम करते हैं, इस पूरे कोड को कॉपी भी कर लेते हैं जरा, ताकि वो मैं उधर नोटपैड प्लस में भी लेकर जाऊंगा इसको। अब आ जाते हैं वापस जहाँ पे आए, इसमें डी में आ जाए जहां मैंने इसको रखा हुआ है। स्टूडेंट क्लास था ना, स्टूडेंट वेबसाइट कहाँ था भाई, कहाँ रखा था हमने, दोबारा देख लेते हैं। हाँ, जो फोल्डर का नाम भूल गया, कहाँ रखा था, HTML क्लास में रखा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाए वापस, सेव एज में गए हैं ना, तो दोबारा आ गया ना, वही पता लग गया मुझे कहाँ था वो। HTML क्लास का फोल्डर मैंने बनाया। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी मर्जी से कोई फोल्डर बनाए। ठीक है, ये कहाँ है जी फाइल हमारी जो अभी बनाई है मैंने, ये इसे क्लिक करें। देखें ये वाला हिस्सा खाली है, खाली है ना, इसे खाली होना चाहिए था कि नहीं था होना चाहिए। आपने यहाँ कुछ लिखा नहीं, लिखा ना। अभी तक हमने बॉडी में तो कुछ किया भी नहीं है। अभी तक हमने जो काम किया है, कहाँ किया है, हेडर में किया है। हेड में किया तो वो कहाँ पर आना चाहिए, आगे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। इसका कोड देखना होगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका कोड देखने के लिए, Ctrl+U। जैसे भाई पहले देख रहे थे, जैसे उस वेबसाइट का कोड नजर आ रहा था, वैसे इसका भी कोड नजर आ गया। चेंजेस यहाँ पर नहीं होंगी, चेंजेस वहीं होंगी नोटपैड में जाकर। अब इसमें अगर मैंने चेंजेस करनी हो, अभी तो मैंने डबल क्लिक किया तो क्या हुआ, खुल गया ना। अगर मैंने इसमें चेंजेस करनी होंगी तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन। अच्छा एक चीज नोट करें, ये एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस आ गया। फ्यूचर में हम क्या करेंगे इसको चेंज, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस अभी नहीं करता मैं। और उसके बाद ये लिखा हुआ है ओपन विद, और ये क्या लिखा हुआ है अभी फिलहाल के लिए। ऐसे ही दोबारा से नोटपैड में खुल जाएगी। ठीक, सर ये आपने सेव करते दौरान जब ऑल फाइल्स पे क्लिक किया सर, इसके साथ ही बाकी जो फाइल्स आएंगे सर, ये कौन सी हैं? कौन सी आई, वो पहले की बनी है भैया आपकी फोल्डर में, पहले भी तो फाइलें होती हैं ना। सर सेव करते हुए उस टाइम सेव एज टाइप में तो कोई कुछ नहीं आया था।
अब ये कह रही हो ये कहाँ से आ गई? तो ये मेरी फाइलें हैं, क्या आपको इतराज़ है इसमें? मैंने पहले से बना के रखी हुई हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब जिस जगह पे मैं सेव कर रहा हूँ वहाँ पे कुछ पहले भी तो हो सकता है ना। ये लेक्चर देते हुए जिस जिसको पढ़ा रहा हूँ साथ साथ फाइलें बनाई जा रहा था ना, तो वो यहाँ पे लिस्ट में नज़र आ रही हैं। हो गया। अब ज़रा बात करते हैं फाइनली नोटपैड प्लस की। एक तो सिंपल सी बात है कि भाई इस फाइल को अगर मैंने नोटपैड प्लस में खोलना है तो क्या करना है? राइट क्लिक और फिर क्या करना है? देखिएगा खुल जाएगा। खुल गई। ये जरा थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से आया नोटपैड की निस्बत। इसमें कलर्स भी आ रहे हैं नज़र आपको, लेकिन अभी ये वाला काम नहीं करते। अभी हम जरा देखते हैं कि नोटपैड प्लस अगर खोलना होगा आपने कैसे खोलोगे। आपने जब नोटपैड इंस्टॉल किया होगा नोटपैड प्लस, तो यहाँ पे सर्च में लिख लो बेशक नोटपैड, वो देखें आ गया। जब आप भी इंस्टॉल कर लोगे तो आपको भी ऐसे नज़र आ जाएगा। तो अब यहाँ से नोटपैड प्लस खोलेंगे। चलिए देखें जरा, भाई इसे बंद कर दो। मैंने अभी फाइल खोली है ना, इसलिए यहाँ पर पड़ी हुई है। एक्चुअली ये ऐसे नज़र आना चाहिए आपको। तो पहले फाइलें आपको मिले तो आप इसे बंद कर दो, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक व्यू में नज़र आ गया। अब अगर सपोज करते हैं कि मैं वही वाली टाइपिंग दोबारा करूँ, कर दी मैंने। जो टाइपिंग मैंने सिंपल नोटपैड में की थी, भाई कॉपी किया था वहाँ से पेस्ट करके ले आया, वही टाइपिंग मैंने यहाँ भी कर दी। अच्छा अब जरा ये देखें कि यहाँ पर सेव कैसे होने। फाइल, फिर क्या है? सेव एज। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप, और इस पर क्लिक करें। भाई उसमें तो इतनी लिस्ट नहीं थी कि थी नहीं थी। इसका मतलब इसमें ये सारे काम हो सकते हैं। आपने नहीं देखना ये दूसरा काम क्या कर रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है। भाई हमारा क्या काम है? HTML। तो मैं एज प्रेस करता हूँ। HTML का पहला कैरेक्टर एज, फिर एज करें, फिर एज करें, क्या हुआ? तीसरे एज के ऊपर क्या आया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल आ गया ना। यही फाइल है कि नहीं? यही है हमारी। सो आपने एज करके या स्क्रॉल करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप को फाइंड कर लेना यहाँ से। चलो अब हमें एक्सटेंशन लिखने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, वापस वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए थे, HTML क्लास। चलें अब एक और फाइल बनाने लगा हूँ मैं, नोटपैड प्लस। अच्छा जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हमने फाइल नेम में नहीं यूज़ करना होता, ये भी ध्यान में रखना है। हाँ जैसे नोटपैड प्लस एप्लीकेशन का नाम है ना, तो इसी वजह से मैंने इसके कैरेक्टर ज़रा डिफरेंट कर दिए। आप किसी भी रिजर्व वर्ड को सिंटेक्स में यूज़ नहीं करेंगे और फाइल नेम के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है? नहीं तो वो इशू करेगा उसमें। तो मैंने लिख दिया जी नोटपैड प्लस, सेव कर दें। अब जरा इधर आकर देखें, ये आ गई फाइल। ये भी वैसी ही फाइल है, डुप्लीकेट की है ना मैंने, तो सिर्फ समझाया कि सिंपल नोटपैड में कैसे काम करना है और नोटपैड प्लस में कैसे करना है। बस वही हुआ सब कुछ जो पहले हुआ था, सिर्फ फाइल चेंज है। यानी अब आपने प्रैक्टिस किस में करनी है जाके, आपको आना दोनों में चाहिए। सिंपल नोटपैड को यूज़ कर लो, लेकिन हम जो फ्यूचर में पढ़ेंगे प्रैक्टिस के लिए वो नोटपैड प्लस प्लस को ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।